तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कल कहानी लाइव, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो ट्विटर पे फॉलो किया। हालांकि बहुत ज़माने के बाद मैंने कुछ फरमाइश की थी आप लोगों से, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने किया, दिल से शुक्रिया। जिन लोगों ने नहीं किया, फिर कहूँगा कि ज़रूर ट्विटर पर @शम्स_ताहिर_खान फॉलो कीजिए। क्यों कीजिए ये मुझसे मत पूछिए, बस कर डालिए। और आगे क्या बोलूँ, आज कल मैंने लास्ट में कहा था कि एक कहानी सुनाने के लिए आपको, जो आज कहानी सुनाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि ये कहानी अब कल के लिए टल गई है कि एक कातिल ने दीवार पे 10 नाम लिखे और उनमें से 5 लोगों का कत्ल हो गया। और उन 5 को ही क्यों मारा और 5 को क्यों छोड़ा, ये एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बड़ी नायाब कहानी है। कल आपको सुनाऊंगा ज़रूर, क्योंकि आज कुछ नई चीज़ें आ गई हैं एंटीलिया केस में। और आप ही में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे, एक सवाल हर एक के जहन में था कि आखिर एंटीलिया के बाहर ये साजिश क्यों रची गई। एनआईए ऑफिशियल इस मामले की जांच कर रहे हैं। 8 मार्च को उन्होंने टेक ओवर किया इस केस को। 13 मार्च को सचिन वाजे को अरेस्ट किया और ये पूरे मामले की जांच चल रही थी। कई ऐसी चीजें हुई हैं जिनके बाद एंटीलिया की ये साजिश क्यों रची गई, इसके पीछे क्या मकसद था, कौन लोग शामिल हैं, कौन कौन हो सकते हैं, ये सवाल हर एक कोई जानना चाहता था। क्योंकि एक पुलिस अफसर का नाम सामने आना, पुलिस अफसर की गिरफ्तारी और अंबानी जैसे शख्स के घर के बाहर ऐसी साजिश, बहुत सारी बातें, बहुत सारी वजह गले के नीचे नहीं उतर रही थी। लेकिन एनआईए ऑफिशियल, एनआईए सोर्सेज के हिसाब से जो पूरी साजिश रची गई, उसकी असली कहानी क्या है, और एनआईए सोर्सेज पे बिलीव करें तो उन्होंने लगभग एंटीलिया की पूरी साजिश को एक तरह से सुलझा लिया है। कहानी क्या है इसमें, हालांकि बहुत सारे लोग बहस कर सकते हैं, अब भी बहुत सारे लोग सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मेरा आपको ये बताना फर्ज है कि फिलहाल अब तक की जांच में एनआईए को क्या लगा कि एंटीलिया के बाहर एक स्कॉर्पियो में 20 जेलेटिन की स्टिक, एक धमकी भरा खत क्यों रखा गया था। तो एनआईए जो सोर्सेज हैं उनके हिसाब से ये पूरी साजिश सचिन वाजे ने रखी। और उससे पहले एक और चीज, एनआईए को अब तक की जांच में कहीं भी इसमें कोई टेरर लिंक, यानी किसी आतंकवादी संगठन या आतंकवादियों का हाथ होने के कोई सबूत नहीं मिले। और उनका कहना है कि यह साजिश पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ मुंबई पुलिस के कुछ अफसरों की साजिश थी, और जिसमें सबसे बड़ा चेहरा फिलहाल सचिन वाजे, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, जो एनआईए की कस्टडी में है। एनआईए के मुताबिक जो उन्होंने अब तक जांच की, सचिन वाजे से जो पूछताछ की, जो उनके हाथ सबूत लगे, उन सारी चीजों को देखने के बाद जो मोटिव या मकसद सामने आया वो ये है कि सचिन वाजे 90 में जिन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया, 97 से 2004 के बीच में, तब ज्वाइन करने के बाद करीब 5-6 साल बाद प्रदीप शर्मा और बाकी जो उस वक्त की टीम थी उनके साथ एनकाउंटर करीब 63 to 66 के बीच में एनकाउंटर में उनका नाम है, जो पूरी टीम के साथ उन्होंने किया था। और उस वक्त वो बड़ा एक चर्चित चेहरे थे। जब भी प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम, इनका नाम आता था, तो उस टीम में एक ज़माने में ऐसा था कि प्रदीप शर्मा और पहले दया नायक के साथ उनका नाम था, जोड़ी थी। दया नायक के साथ कुछ खटपट हुई तो उसके बाद सचिन वाजे उनके साथ जुड़ गए और प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे का नाम काफ़ी सुर्खियों में रहा। तो अखबारों में, टीवी पे, मैगजीन में सचिन वाजे के नाम खूब छपते थे और सचिन वाजे एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर बड़े चर्चित हो चुके थे। लाइमलाइट की उनको आदत पड़ गई थी और लाइमलाइट में रहना उनका शौक था। उसके बाद जैसा आपको पता है, ख्वाजा यूनुस की कस्टडी में डेथ हुई 2004 में। वो फोर्स से बाहर कर दिए गए, गिरफ्तार हुए और 16 साल तक पुलिस फोर्स से बाहर रहे। 2020 जून में वापस मुंबई पुलिस में बहाली होती, उसी क्राइम ब्रांच के CIU यूनिट में, जहां से उनको बर्खास्त किया गया था। 16 साल एक लंबा अरसा होता है। 16 साल तक आप लाइमलाइट में नहीं है, 16 साल तक आप एक कातिल के तौर पर, आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा हुआ है, मुकदमा चल रहा है, और 16 साल बाद आप पुलिस फोर्स में वापस आते हैं उसी क्राइम ब्रांच यूनिट। 16 साल पुरानी वो सारी यादें, वो सारी चीज़ें, वो आपका ग्लैमर, वो लाइमलाइट, वो आपको याद आता है। उसके बाद आप कुछ करना चाहते हैं ताकि वापस फिर से ये दिखा सकें कि हाँ, हम लाइमलाइट में रह सकते हैं, और सीनियर अफसरों को ये बता सकें कि मैं आज भी एक अच्छा इन्वेस्टिगेटर हूँ, अच्छा पुलिस अफसर हूँ,
टेरर से जुड़ी हुई चीज़ें, ब्लास्ट से जुड़ी हुई चीज़ें, बॉम्ब से जुड़ी हुई चीज़ों की जांच बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। एनआईए सोर्सेस के मुताबिक ये वो सारी चीज़ें थी जिसने सचिन वाजे को एंटीलिया के बाहर एक गाड़ी खड़ी करने के लिए मजबूर किया। जी हाँ, सचिन वाजे अपने सीनियर अफसरों को ये बताना चाहता था कि 16 साल बेशक वो पुलिस फोर्स से बाहर रहा, लेकिन आज भी उसके अंदर की पुलिसिंग मरी नहीं है। वो एक बेहतरीन पुलिस अफसर है, लेकिन इसको साबित कैसे करे? कोई ऐसा जून में ज्वाइनिंग हुई, 9 महीने में भी नहीं हुए थे। लेकिन क्राइम ब्रांच में एक होप था, क्योंकि क्राइम ब्रांच, एटीएस, यही जो वहाँ की एजेंसियाँ हैं मुंबई पुलिस की, ये बड़े बड़े केस को सॉल्व करती हैं। तो सचिन वाजे को अपने सुपीरियर, अपने सीनियर अफसरों को ये यकीन दिलाना था कि वो एक बेहतरीन पुलिस अफसर है, और आज भी 16 साल बाहर रहने के बावजूद उसमें जंग नहीं लगा। वो कुछ बड़ा करना चाहता था अपने अफसरों की नज़रों में आने के लिए। वो लाइमलाइट में आना चाहता था। 94 से लेकर 2004 तक जो उसका उस वक्त एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जो मशहूरियत हुई थी, अब ये सारी चीज़ें करने के लिए कोई ऐसा काम करना था जिससे उसका ये मकसद पूरा हो। सीनियर अफसरों की नज़रों में भी वो आए, लाइमलाइट में भी आए, उसकी पब्लिसिटी भी हो, और करीब 16 साल पुराना सचिन वाजे एक बार फिर से जिंदा हो उठे। तो एनआईए सूत्रों के मुताबिक जो पूरी पूछताछ हुई और जो पूरी जांच हुई, जो सबूत मिले, उसके बाद यही लगा कि सचिन वाजे ने ये एंटीलिया के बाहर, चूंकि एंटीलिया को इसलिए चुना क्योंकि मुकेश अंबानी का घर, मुकेश अंबानी के घर के बाहर कोई भी हरकत होती है, कोई भी उथल पुथल होता है, वो हेडलाइन है न्यूज़ इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, अखबार हो। तो आमतौर पर लाइमलाइट में आने के लिए आपको जगह भी ऐसी चुननी होती है और शख्सियत भी ऐसी चुननी होती है। तो एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ने एंटीलिया के बाहर एक साजिश रची। उसने प्लान बनाया कि एक गाड़ी खड़ी करेंगे जिसमें कोई धमाका नहीं होगा, लेकिन उसको टेरर के साथ जोड़ेंगे और ये दिखाएंगे कि मुकेश अंबानी और उनके परिवार को कैसे खतरा है। फिर उस केस की वो जांच करेगा, और उस जांच के बाद वो केस को सॉल्व करेगा, और उसके बाद हर तरफ उसकी वाहवाही होगी, न सिर्फ मुकेश अंबानी की नज़रों में, बल्कि पुलिस फोर्स की नज़रों में, मीडिया की नज़रों में, आम लोगों की नज़रों में सचिन वाजे एक बार फिर से जिंदा हो उठेगा। तो अपने सीनियर अफसरों की नज़रों में उठने के लिए, पुरानी शोहरत को वापस पाने के लिए सचिन वाजे ने एंटीलिया की पूरी साजिश रची। ये एनआईए के सोर्सेस का मानना है, और उनका कहना है कि लगभग उन्होंने इस केस को सुलझा लिया है। अब इस साजिश को बुनने के लिए जो उसने पूरी तैयारी की, जो सिलसिलावार कहानी थी, वो यही थी कि इस साजिश का एक रिहर्सल उसने जब जून में पुलिस फोर्स ज्वाइन किया, तो नवंबर से उसने एक रिहर्सल करना शुरू किया। नवंबर में उसने सबसे पहले मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो गाड़ी को मांगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए। 3 महीने तक गाड़ी रखी, और फरवरी में वो गाड़ी, फरवरी फर्स्ट वीक में मनसुख हिरेन को लौटा दी। उसके दिमाग में तब तक शायद ये आइडिया आ चुका था कि उसे करना क्या है और किस गाड़ी का इस्तेमाल करना, ये भी आ चुका था, और इसीलिए ट्रायल के तौर पर स्कॉर्पियो को अपने पास 3 महीने रखा, फिर वापस लौटा दिया। इसके बाद मनसुख हिरेन को अपनी इस साजिश में शामिल किया। मनसुख हिरेन को कहा कि उसे गाड़ी चाहिए, गाड़ी ली, लेकिन साथ में ये भी कहा कि ये गाड़ी तुमने मुझे दी है, ये किसी को नहीं बताना है, बल्कि तुम गाड़ी देने के बाद अगले दिन जाकर विक्रोली थाने में एक रिपोर्ट लिखाना कि तुम्हारी गाड़ी चोरी हो गई। मनसुख हिरेन ने यही किया। 18 फरवरी की शाम 6 बजे बल्कि 5 बजे विक्रोली थाने में अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट लिखाई। लेकिन असल में गाड़ी चोरी नहीं हुई, 17 फरवरी को हुई। शाम को मनसुख हिरेन से ये गाड़ी सचिन वाजे ने ले ली और ले जाकर ठाणे में साकेत हाउसिंग कॉम्प्लेक्स अपने घर में पार्क कर दी। इसके बाद उसने क्राइम ब्रांच की एक और इनोवा गाड़ी का इंतजाम किया और उसके जो एक ड्राइवर है पुलिस वाले को उसमें अपने साथ शामिल किया। क्राइम ब्रांच यूनिट के 3 से 5 पुलिस वाले इस साजिश में शामिल सचिन वाजे के साथ। जिलेटिन नागपुर से मंगाया गया। ये जिलेटिन आसानी से मिल सकता है क्योंकि कई जगह पे इसको ब्लास्ट करने के लिए यूज किया जाता है, टेरर और क्राइम के लिए नहीं, आमतौर पर कहीं पहाड़ों पे और बाकी चीज़ों पे, सुरंग के लिए, टनल के लिए। तो ये 20 जिलेटिन मंगाए गए और वो जिलेटिन इस तरीके से रखेगा कि अगर पकड़ा भी जाए तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि आप शो कर सकते हैं कि ये कॉमर्शियल यूज़ के लिए है, टेरर यूज़ के लिए नहीं। और कोई डेटोनेटर, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे ब्लास्ट हो सके, तो वहाँ पे भी सेफ गेम।
एक टूटी फूटी अंग्रेजी में धमकी भरा खत, ये सारी चीज़ें गाड़ी में रखने के बाद जगह चुन ली गई थी एंटीलिया के बाहर की। इसके बाद वो जो पीपी सूट की बात हो रही है, असल में वो एक ओवर साइज कुर्ता है। सचिन वाजे ने फिर ठाणे से 2 कुर्ते खरीदे और रुमाल। एक कुर्ता 25 फरवरी को खुद पहना, रुमाल से चेहरा ढका और स्कॉर्पियो चलाते हुए एंटीलिया के बाहर पहुंचा। एंटीलिया पार्क की, उसके बाद इनोवा में बैठा जो एक पुलिस वाला चला रहा था, और उसमें बैठकर थोड़ी दूर आगे गया और फिर वो उतर गया और इनोवा वो ड्राइवर लेकर आगे बढ़ गया। उसके बाद सचिन वाजे अब वो जो कुर्ता और वो थी वो इनोवा में उसने उतार कर डाल दिया, वापस मौके वारदात पर पहुंचा एंटीलिया के बाहर। तब तक 100 नंबर पे कॉल हो चुका था, पुलिस आ चुकी थी। इसी वक्त एक एटीएस की टीम भी वहां ये खबर पहुंची तो पहुंच गई, क्योंकि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है एंटीलिया के बाहर, कार में बॉम्ब, तो कहीं ना कहीं टेरर का मामला लगा। सचिन वाजे जब वहां पहुंचे तो बाद में जब एटीएस की टीम आई तो उन्होंने पूछा, एक एटीएस के डीसीपी थे जो मुंबई में हाल में डिप्यूट होकर आए, तो मुंबई पुलिस से बहुत ज़्यादा उनकी जान पहचान नहीं थी। तो सचिन वाजे ने उस पुलिस अफसर से पूछा कि आप एटीएस की टीम यहाँ क्या कर रही है, हमारी टीम संभाल लेगी क्राइम ब्रांच की। तो एटीएस के डीसीपी ने पहचाना नहीं सचिन वाजे को, क्योंकि वो सिविल ड्रेस में थे। तो पूछा कि आप कौन हैं? तब सचिन वाजे ने कहा मेरा नाम सचिन वाजे है। इसके बाद खैर सुबह ये केस ऑफिशियली सचिन वाजे को ट्रांसफर कर दिया गया और फिर धीरे धीरे ये सारी चीजें हुई। प्लानिंग सही थी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ने सचिन वाजे को मार डाला। सचिन वाजे ने असल में जिंदगी में ये कभी सोचा ही नहीं था कि ये केस कभी इतना बिगड़ेगा कि ये मामला मुंबई या महाराष्ट्र से निकलकर सीधे सेंट्रल एजेंसी एनआईए को चली जाएगी। लेकिन गलतियां खुद सचिन वाजे ने की ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। अब क्या क्या गलतियां की? पहली गलती ये की कि जिस स्कॉर्पियो का इस्तेमाल एंटीलिया के लिए किया वो स्कॉर्पियो का मालिक मनसुख हिरेन, उनके साथ उनकी सालों पुरानी जान पहचान। तो सोचना चाहिए था कि स्कॉर्पियो का राज अगर खुलेगा तो मालिक का राज खुलेगा, और मालिक का राज खुलेगा तो उसके साथ सचिन वाजे के रिश्ते का राज खुलेगा। यहां पे ओवर कॉन्फिडेंस। दूसरा, जिस इनोवा का इस्तेमाल किया स्कॉर्पियो से उतर कर जाने के लिए, वो मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच का ही था, उन्हीं के बेड़े की गाड़ी थी, और उन्हें पता होना चाहिए था कि करीब अगर 20-25 किलोमीटर का आप सफर मुंबई की सड़क पर तय कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सीसीटीवी कैमरे में वो कैद होगा। बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कैद हुआ और वो इनोवा भी मिल गया। तो 2 चीजें एक साथ जुड़ी कि जिस केस का जो आईओ है वो आईओ का ही जानने वाला वो शख्स है जिसकी स्कॉर्पियो है, और ये जो दूसरी इनोवा है जिसमें स्कॉर्पियो का ड्राइवर बैठ कर गया है वो खुद मुंबई पुलिस की है। तो इसमें टेरर का कोई एंगल आता नहीं है। सबसे बड़ी गलती ये की सचिन वाजे ने कि स्कॉर्पियो को एंटीलिया के बाहर पार करने के लिए इतने उतावले थे कि खुद ही भेस बदल कर पहुंच गए ड्राइव करते हुए, और वहां पार की और निकल गए। इसके अलावा एक और बड़ी गलती ये की कि स्कॉर्पियो को अपने ही घर में साकेत हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में पार्क कर दिया। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि कभी एनआईए तक मामला जाएगा और उनके घर की भी तलाशी हो सकती है। जो डीवीआर एंटीलिया से के जो बल्कि इनके घर के जो थे जहाँ पे स्कॉर्पियो पार्क थी सचिन वाजे के, वो डीवीआर अपने हाउसिंग सोसाइटी से अपने ही पुलिस वालों से उठवा कर अपने ही क्राइम ब्रांच के दफ्तर में रख दिया, जो बाद में एनआईए ने तलाशी ली और उनके हाथ में लग गया। सचिन वाजे ने कभी सोचा ही नहीं था कि इस मामले की जांच में एनआईए की टीम कभी उनके घर तक जा सकती है और उनके दफ्तर तक जा सकती है, और एनआईए दोनों जगह गई। ये सारी वो चीजें थी जो एक ओवर कॉन्फिडेंस, ये था कि इस केस में कुछ नहीं होगा, यूं होगा और मैं ही आईओ बनूंगा, उसके बाद 2-4 दिन में सॉल्व कर दूंगा। हो सकता है 1-2 किसी को टेररिस्ट बना के पकड़ भी लेते और कहते ये केस सॉल्व हो गया, गुड बुक में भी आ जाते, अपने सीनियर अफसरों की नज़रों में भी आते, वाहवाही भी होती, लाइमलाइट में भी आ जाते, तस्वीरें भी छपती, टीवी पे भी दिखते। लेकिन खुद की ये सारी जो गलतियां थी, खुद स्कॉर्पियो चलाना, अपने ही जानकार मनसुख हिरेन का स्कॉर्पियो लेना, अपने ही घर में करीब 17 से 25 फरवरी तक स्कॉर्पियो को पार करना, अपने ही दफ्तर में ले जाकर अपने ही घर के डीवीआर और सीसीटीवी फुटेज को रखना, काली मर्सिडीज में पेट्रोल और केन रखना, जिससे ये पता चला कि ये सबूत मिटाने और जलाने के लिए थे। जो 2 कुर्ते खरीदे वो ठाणे से खरीदा जाना, एक कुर्ता जब एनआईए उनकी टीम घर पहुंची तो वहां से सेम बरामद हुआ जो सीसीटीवी फुटेज में जो शख्स पहने हुए दिखाई दे रहा है। दूसरे कुर्ते के बारे में उन्होंने पूछताछ में बताया कि मुलुंड टोल नाका के आगे 25 फरवरी की रात को ही उस कुर्ते को जो इनोवा में उन्होंने भेजा था वो पेट्रोल डाल के जला दिया गया सबूत मिटाने के लिए, ताकि इस भेस में कौन शख्स है वो हुलिया ही ना मिले, वो कपड़े ना मिले।
ये सारी चीज़ें करना, अपनी ही मुंबई पुलिस की इनोवा गाड़ी का इस्तेमाल करना, अपने ही टीम के 3-4 पुलिस वालों का इस्तेमाल करना, मौके पे खुद ही सबसे पहले पहुंचना। हालांकि उनको पहुंचना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर स्कॉर्पियो वही खुद चला कर लेकर आ रहा है तो बंदा मौके पे तो सबसे पहले ही पहुंचेगा। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो सबसे बड़ी गलतियां हुई सचिन वाजे से, और उसकी वजह ये कि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि इस केस का रुख ऐसे पलटेगा। और सबसे बड़ी बात, जब मनसुख हिरेन का नाम सामने आया कि ये उनकी गाड़ी और गाड़ी के ओनर हैं, और फिर ये आया कि कॉल डिटेल से मनसुख हिरेन और सचिन वाजे एक दूसरे को जानते हैं, ऐसे में भी सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन के साथ अपने रिश्ते को नकार दिया, जबकि पुख्ता सबूत है, उनके फैमिली के लोग भी जानते हैं। तो वहां पे भी शक पैदा करना। तो एक गाड़ी की वजह से, यहां पे अगर मान लीजिए ये स्कॉर्पियो गाड़ी ना होती, मनसुख हिरेन जानने वाले ना होते, तो शायद इस केस की तह तक जाना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन सारी कड़ियां जो खुली, उसका मौका खुद सचिन वाजे ने अपने हाथों से दिया। जो पूरी साजिश थी, और शायद इसकी वजह वही मैं बार बार कह रहा हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस, कि इस मामले में कौन क्या जांच कर लेगा, करना मुझे ही है, साजिश मुझे ही रचनी है, गाड़ी मुझे ही खड़ी करनी है, फिर जांच मुझे ही करनी है, तो इसमें बाहरी कौन आएगा। लेकिन कुछ चीज़ें लीक हो गई मीडिया में, मनसुख हिरेन के रिश्ते लीक हो गए, उनके साथ जान पहचान लीक हो गई, गाड़ी का कनेक्शन उनके साथ मिल गया, और इसके बाद फिर एक एक कर सारी चीज़ें खुलती गई। और फिर मनसुख हिरेन की मौत, उसने इस केस को और ज़्यादा बड़ा कर दिया, क्योंकि पहले गाड़ी, फिर जान पहचान, और फिर उस शख्स की मौत जिसके बारे में जो खुद घेरे में है। तो इन चीज़ों ने आखिरकार ऐसा किया कि 8 मार्च को ये केस एनआईए को सौंपना पड़ा, और एनआईए ने आने के 5 दिन के अंदर अंदर ही अपनी जांच में सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया 13 मार्च को। और उसके बाद जब उनके सामने ये सारे सबूत रखे गए, तो सचिन वाजे के पास कोई जवाब नहीं था इस साजिश में शामिल होने की बात से पीछे हटने का, और उसके बाद ये खुलता गया। तो अब एनआईए के हिसाब से अपने सुपीरियर की नज़रों में बेहतर साबित होना, लाइमलाइट में वापस आना, बॉसेस के करम और इनायत को पाना, ये एंटीलिया की साजिश का पूरा हिस्सा है। अब अगर एनआईए के इन सोर्सेस की बातों पर यकीन करें तो इसका एक दूसरा मतलब निकलता है, और मतलब ये है कि अगर वाकई यही मकसद है सचिन वाजे का इस साजिश के पीछे, कि वो दिखाना चाहता है कि मैं आज भी सुपर कॉप हूँ, मैं आज भी अच्छा इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं आज भी अच्छा पुलिस अफसर हूँ, और लाइमलाइट में आना, पब्लिसिटी पाना, यही मकसद था एंटीलिया साजिश का, तो फिर एक चीज़ और है इसमें, वो ये कि शायद फिर बड़े पुलिस अफसरों के अब नाम ना आए, शायद जो शुरुआत में आ रहे थे कि कुछ नेता भी इसमें शामिल हो, उनके नाम ना आए, क्योंकि अब सारी चीज़ें सचिन वाजे के ऊपर डालकर ख़त्म कर दी जाएंगी। बट यहाँ पे एक सवाल है कि क्या वाकई यही है? क्या सचिन वाजे कोई एक पुलिस अफसर सिर्फ अपने बॉस को खुश करने, अपने बॉस के आगे नंबर बढ़ाने के लिए, सुपर कॉप्स खुद को डिक्लेयर कराने के लिए, और मीडिया में आने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसी साजिश रच सकता है? वो भी देश के सबसे अमीर शख्स के सीधे घर के बाहर, जहाँ पता है छोटी से छोटी चीज़ों पे नोटिस लिया जाएगा, इन्वेस्टिगेट होगा, मीडिया पीछे पड़ेगी, और इस लापरवाही और इस बेपरवाह अंदाज में साजिश रचना कि जिस गाड़ी में बॉम्ब है वो गाड़ी भी आप अपने घर में रख रहे हो, जिस गाड़ी को आप इस्तेमाल कर रहे हो वो गाड़ी आपके दोस्त की है, ऑफिस का कार यूज़ कर रहे हो, ऑफिस के अंदर सबूत रख रहे हो, ऑफिस के अंदर पार्किंग में जो गाड़ी है उसमें आपके नोट गिनने की मशीन रख रहे हो, उसमें आप पेट्रोल और डीजल के बोतल रख रहे हो। तो ऐसी लापरवाही एक पुलिस अफसर इस तरह की छोटी छोटी और ऐसी वाहियात गलतियां कर सकता है क्या? ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन फिलहाल एंटीलिया के बाहर साजिश रचने के पीछे का मकसद क्या था, एनआईए के माने तो अभी तक यही चीजें सामने आई। अब इस केस में एक दूसरी और बड़ी चीज, मनसुख हिरेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट शुरुआत में आई थी, मौत की वजह नहीं पता चली। अब उनकी जो केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट आई है उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ। उसमें यह हुआ कि मनसुख हिरेन को मारने से पहले, मौत से पहले उनको बुरी तरह मारा पीटा गया, और जब उनको पानी में फेंका गया तब वो जिंदा थे, यानी मुर्दा उनको पानी में नहीं फेंका गया। उसकी वजह यह है, जो केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट आई उसने बताया है कि कैसे उनके शरीर के अंदर लंग्स और ब्लड से होते हुए बोन मैरो में उस मुम्बरा क्रीक के पानी के अंश मिले हैं जिस पानी में उनकी लाश मिली थी। ये मैंने आपको एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर हर्ष शर्मा के जरिए भी बताई थी कि एक मुर्दा आदमी जब पानी में गिरता है तो उसके शरीर में या लंग्स में या फिर एक बोन मैरो में पानी के अंश नहीं होंगे, क्योंकि एक मुर्दा आदमी अंदर जाकर पानी
न सांस ले सकता है, न पानी को इनहेल कर सकता है। लेकिन एक जिंदा आदमी जब पानी के संपर्क में आएगा तो फिर वो पानी उसके नाक, मुंह, कान के जरिए उसके शरीर के अंदर जाएंगे, उसके लंग्स में जाएंगे, खून के जरिए उसके बोन मैरो में जाएंगे, और उस पानी के सैंपल और उस शख्स के शरीर के अंदर से मिले इन सैंपल को मिलान करने से पता चल जाता है कि हाँ, ये उसी पानी में डूब कर मौत हुई और ये आदमी जिंदा गया था या मुर्दा अंदर गया था। तो जो फिलहाल शुरुआती रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये बता रही है कि जब मनसुख हिरेन पानी में आए, तब पानी के संपर्क में आए, तब वो जिंदा थे, उसके बाद उनकी मौत हुई। लेकिन ये एक पहलू। दूसरा ये कि उनके मुंह पे 5 रुमाल और बंधा हुआ और स्कार्फ, उसका क्या राज है। चूंकि इस मामले की जांच एनआईए नहीं एटीएस कर रही है मुंबई की, तो अभी तक ये पता नहीं। और एटीएस की टीम सचिन वाजे से पूछताछ अभी की नहीं है, इसलिए कि 13 मार्च से लेकर 25 मार्च तक सचिन वाजे एनआईए की कस्टडी में है। तो जब ये कस्टडी खत्म होगी तब शायद एटीएस पूछताछ करे। हालांकि एनआईए की पूरी नज़र इस इन्वेस्टिगेशन पे है मनसुख हिरेन की मौत के। लेकिन इस रिपोर्ट के जो रिपोर्ट आई है केमिकल एनालिसिस की, कि मनसुख हिरेन को मारने पीटने के बाद पानी में फेंका गया, लेकिन जब वो डाला गया पानी में तब वो जिंदा थे, उनकी सांसें चल रही थी। इस रिपोर्ट की सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए एटीएस ने इसको मधुसूदन, हरियाणा में एक फॉरेंसिक लैब है, वहाँ पे भेज रही है ताकि उनसे सेकेंड ओपिनियन ली जा सके कि आखिर इस मौत की एग्जैक्ट वजह है क्या। तो मनसुख हिरेन की ये मौत की वजह अपने आप में एक बड़ा मामला होगा जब इसका खुलासा होगा एंटीलिया केस के साथ। तो फिलहाल जांच चल रही है और शुरुआत में फिर जैसा मैंने आपको बताया कि एनआईए की जांच में ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इस केस को लगभग सुलझा लिया। तो आज कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। लेकिन एक बार फिर चलने से पहले जिन लोगों ने ट्विटर पे @शम्स ताहिर खान अभी तक फॉलो नहीं किया है, कर लीजिए। हक से बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग क्राइम तक फैमिली हैं। और फिर ये भी कहूँगा कि कीजिए ज़रूर फॉलो, लेकिन क्यों कीजिए, क्यों करें, ये मत पूछिएगा, ये मत सोचिएगा, बस कर दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। कल मुलाकात होगी रात 9 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।